गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर खुशी एंड ये है हमारा प्यारा चैनल विच इज़ बायोकेम एक्सपर्ट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम जानते हैं, हमने इससे जो चैप्टर पुरानी बायोलॉजी की बुक में इससे पहले एक चैप्टर आता था ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम पढ़ते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब वो चैप्टर हम कट हो चुका है, लेकिन तब भी हम इसमें जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है। गैमीट्स मतलब अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, बिकॉज आप ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे समझोगे, ह्यूमन की बात करें तो एग या ओवम और स्पर्म, उन्हें गैमीट्स कहते हैं। ओके अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब सारे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग नहीं कर सकते हैं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने कभी देखा है फंगस में फ्लावरिंग होती है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ हमने जब प्लांट किंगडम पढ़ा होगा 11th क्लास में, पता नहीं आपने अच्छे से 11th करी है कि नहीं, बट आई होप आपने अच्छे से करी होगी। अगर नहीं भी करी तब भी हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो कि हमने 11th अच्छे से नहीं हुई तो कैसे होगा। सब अच्छे से होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होके ही क्लास स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल विश्वास रखिए खुद पे। ओके फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, और फ्लावर्स किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में। ओके जैसे ब्रायोफाइट्स, फंगाई, एल्गाई, इन सब में फ्लावर्स नहीं आते हैं। ओके चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके तो हमने इससे चैप्टर जो पहले जो कट गया है उसमें हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री मतलब जैसे आपने सुना होगा प्री स्कूल, प्री नर्सरी मतलब नर्सरी से पहले, तो कुछ भी मतलब प्री मतलब पहले। फर्टिलाइजेशन से पहले का एक फेज आता है, ठीक है, और फिर आता है फर्टिलाइजेशन, फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले मतलब जो हमारी बॉडी तैयार होती है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ उसने फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल ना। बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बच्चे का ग्रोथ होगा, उसके गोनैड्स जो हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, जेनाइटल्स, उनका प्रॉपर से ग्रोथ होगा ना, वो डेवलप करेंगे तभी जाकर रिप्रोडक्शन हो सकता है, तब तक रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है कि हम उसमें वो पढ़ते हैं कि पहले जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी चीज़ हो रही है वो सब प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा, और फर्टिलाइजेशन होते ही हम क्या कहेंगे उसे, वो फर्टिलाइजेशन फेज में आ जाएगा। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के आफ्टर, मतलब कि जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ओके तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि इवेंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे हम ये चैप्टर, सबसे अच्छा से यही चैप्टर ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन का पहला इवेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन में मतलब बिफोर फ्लावरिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट सीधा उगे और उन्हें फ्लावर देना शुरू कर दिया, नहीं, थोड़े से ग्रो होते हैं तब जाके फ्लावर देना स्टार्ट करते हैं ना। फ्लावर मतलब कि वो बिल्कुल रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले प्लांट्स अंडरगॉन सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब उसमें स्ट्रक्चर बहुत से चेंजेस होंगे, मतलब उसमें अब धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो होगा, थोड़ा बड़ा होगा। सेवरल हार्मोनल, आपने सुना होगा 11th क्लास में, आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। जो हमारे फ्लावरिंग में जो हार्मोन यूज आता है उसका नाम है ऑक्सिन। ये एक हार्मोन का नाम है जो कि फ्लावरिंग में यूज आता है, मतलब फ्लावर बनाने के लिए हमारे प्लांट्स के अंदर कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो ऑक्सिन। ओके फिर क्या होता है जब प्लांट के अंदर बहुत सारे, जैसे हम में क्या होता है, हम ह्यूमंस में पहले हम जब हमारी जो प्यूबर्टी आती है तो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जागते हैं ना, तो कहते हैं प्यूबर्टी आ गई, हार्मोन्स आ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, मेल में उनका मस्ताच आने लग जाती है, तो वो हार्मोन्स का सारा काम है। वैसे ही प्लांट्स में कैसे काम है कि वो हार्मोन से ही उनका भी सारा, उनकी प्यूबर्टी दिन में नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एज एग्जाम्पल दूँ अगर कहें तो उनकी प्यूबर्टी भी किसकी वजह से आती है, हार्मोन्स की वजह से। अब जैसे ही फ्लावर आने से पहले क्या होगा, कुछ हार्मोन्स जो है, जो कि ऑक्सिन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वैसे, और उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। शूट मेरिस्टेम, फिर उसके जो उसके वजह से क्या होगा, बिफोर फ्लावरिंग शूट मेरिस्टेम। शूट मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा प्लांट है ना बाहर, ये तो उसके रूट्स हैं, उसकी जो बाहर की पूरी पार्ट है ना, ये पूरा, इसे हम कहते हैं शूट।
तो और मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मेरिस्टेम मतलब कोई भी ऐसी सेल जो डिवाइड करती है, मतलब इसमें लीव्स भी आ जाएंगी और इसमें फ्लावर भी जो आएगा वो पूरा शूट वाले हिस्से में आता है। तो शूट में जो मेरिस्टेम जो डिवाइडिंग सेल्स है वो डिवाइड करती है और वो क्या बनाती है, फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम मतलब अब वो फ्लावर के लिए अपनी सेल डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे वो फ्लावर मेरिस्टेम बनाएंगे और फ्लावर वो बना देंगे फिर फ्लोरल प्राइमोडियम। प्राइमोडियम ये वो सेल होती है जो कि फ्लावर बनाती है। ये सब कुछ मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है। तो अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है या फिर 12th की प्रिपरेशन करनी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी नोट्स बहुत मैंने एनसीईआरटी बेस ही बनाई है। तो फ्लोरल प्राइमोडियम मतलब कि वो सेल्स जो कि फ्लावर इन फ्यूचर बनाएंगे। अब बड तो आप जानते ही होंगे, फ्लोरल बड क्या होता है, मतलब कहीं भी कोई भी, जैसे मैंने बड, आपको अगर नहीं पता होगा बड तो क्या होता है, अगर मैं कोई सी भी प्लांट मुझे उगाना है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा होगा कि कोई भी उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर मुझे ब्रायोफाइलम में अगर मुझे ब्रायोफाइलम का पेड़ उगाना है ना, पत्ता, तो उसके पत्ते में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो बर्ड से ही हमें अगर उसको ज़मीन में गाड़ दूंगी, ज़मीन में उसे वो कर दूंगी तो वहाँ से एक अलग ब्रायोफाइलम का पेड़ उग जाएगा, प्लांट उग जाएगा। तो बर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हमें कोई दूसरा प्लांट उगाने के लिए। तो वैसे ही कोई भी प्लांट का नया चीज़ उगाने के लिए हमें बर्ड चाहिए, तो वैसे ही अब वो बन जाएगी फ्लोरल प्राइमोडियम डिवाइड करके क्या बनेंगे, फ्लोरल बड। अब वो वहाँ से फ्लावर बन जाएंगे। अब फ्लावर का आना प्लांट पे, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये साइकिल पूरी समझ में आई होगी कि कैसे वो बिफोर फ्लावरिंग से पहले कितनी चीज़ों से होके गुजरता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेन चीज़ कि फ्लावर क्या है। हम तो बस वैसे कुछ लड़कियां होती हैं फूलों को बालों में लगाती हैं, सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं है फ्लावर। फ्लावर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हमने देखा ना फूलों को बालों में लगाना या इसके गहने बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, वो भी फ्लावर का काम है। और साथ साथ सोशल भी यूज़ होता है। सोशल से मेरा मतलब हम किसी का वेलकम करते हैं तो ऐसे हम बुके दे के वेलकम करते हैं, है ना, या फिर उसको फूलों की माला पहनाते हैं, तो उसका सोशल मतलब वेलकम में भी यूज़ करते हैं। एस्थेटिक तो आज बहुत सारे लोग हैं एस्थेटिक वाले, ठीक है, सब तो जानते ही होंगे एस्थेटिक क्या होता है। लेकिन एस्थेटिक मतलब हमें डेकोरेशन करा के, हम डेकोरेशन कर दी एक रूम की तो वो एस्थेटिक लगेगी, तो उसके लिए भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। रिलीजियस में मतलब जैसे हमें भगवान जी को चढ़ाना है कुछ भी फूल वूल, तो हम उसको भी रिलीजन में भी हम यूज़ करते हैं। या फिर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम फोटो पे भी लगाते हैं फ्लावर की माला, तो उसमें भी ओके। और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लावर का सबसे मेन काम यही है कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे हम बड़े छुपाते फिरते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे छुपाओ, इसे कपड़े ढको, और फ्लावर तो बिल्कुल दिखा रहे हैं और हम उन्हें बालों में लगा रहे हैं। तो वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। कोई पर्सनल मत जाना, ठीक है, ऐसा दिल पे ले लो, नहीं, मैं बस मजाक कर रही हूँ, पर हाँ वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो पार्ट है, एक्सेप्ट दैट ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ओके, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ इसलिए मेंशन करी है बिकॉज जो मैं बोल रही थी कि अगर मैं प्लांट का ये रूट्स, इसे मैं रूट्स बोल दूँ, इसे मैं स्टेम बोल दूँ या शूट बोल दूँ, ऊपर का पूरा हिस्से को, देखिए अगर मैं इसके किसी भी पार्ट को लेकर के वो करूँ, रिप्रोडक्शन करवाऊँ, तो उसे मैं क्या कहूँगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मैं उसके एक फ्लावर को लेकर के रिप्रोडक्शन करवाऊँ, तो मैं उसे क्या कहूँगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने किस प्लांट किसी भी पार्ट को लेकर मैं रिप्रोडक्शन करवा रही हूँ, दूसरा प्लांट ग्रो करवा रही हूँ, दैट मीन्स वो क्या आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। और वही अगर मैं फ्लावर को लेकर के, फ्लावर से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वो कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, अब साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियोलॉजिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली मार्वलस मतलब एक बहुत अच्छी चीज़। एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब फ्लावर के अंदर इतना कैपेसिटी है कि वो एक एम्ब्रियो बना सकता है। जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम एक एम्ब्रियो बना सकते हैं, वैसे ही फ्लावर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो एम्ब्रियो बना सकता है, तो इसलिए हम इसे एम्ब्रियोलॉजिकल भी कह रहे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। और मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि बाहर से देखने वाली चीज़, मतलब जो हमें आंखों से आराम से दिख जाए, मतलब ऊपर से, जैसे मैं देखूँ कि ह्यूमन में
देखिए ह्यूमन मॉर्फोलॉजी कैसी है। ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी आपने प्लांट की मॉर्फोलॉजी अपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं है, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर हमने ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी देखी बाहर से, मतलब उसकी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, तो ये इसकी ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर की कैसी उसकी मॉर्फोलॉजी है वो ओवरव्यू कहें उसे वैसे। तो मॉर्फोलॉजी बहुत मार्वलस, मतलब अच्छी, बहुत ऐसी यादगार चीज़ है, ठीक है। वो फ्लावर, अब कुछ टर्म्स याद करने हैं हमें इस फ्लावर के लिए। सॉरी, फ्लोरिकल्चर मतलब जो प्लांट, मतलब इसमें इसके अंदर क्या आता है कि अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो करवा रहे हैं फॉर जस्ट उनके फ्लावर्स के लिए, मतलब हमें उनके फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे हैं इसलिए हम उस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे रोज़, हम रोज़ क्यों ग्रो करते हैं, बिकॉज हमें उसका रोज़ चाहिए हमें उसका, तो वैसे ही वो आएगा अंडर किसके, फ्लोरिकल्चर के। ओके अब आते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आएगा मतलब कि हम वो प्लांट ग्रो करवा रहे हैं जो जिसके लिए हमें सिर्फ जिसको हम खाने के अलावा किसी और चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने आपने सुना होगा कुछ पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ बनती है ना, जिसको हम हम उसमें मेडिकल में बहुत यूज़ करते हैं। तो उनका वो हमें खाने में तो यूज़ आ नहीं रहा, हमें उनको ठीक करने में यूज़ आ रहा है। तो वैसे ही अपार्ट फ्रॉम फूड, खाने के अलावा हम जो प्लांट्स ग्रो करवा रहे हैं वो किस में आएगा, हॉर्टिकल्चर में। ओके एग्रीकल्चर मतलब जिसमें हम, एग्रीकल्चर तो सब जानते हैं, एग्रीकल्चर मतलब प्लांट्स जो हम ग्रो करवाते हैं फॉर ओनली फूड पर्पस के लिए ग्रो करवाते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कह रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके अब हम नेक्स्ट पे आ गए, फ्लावर एंड फ्लोरल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब पार्ट, फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। अब देखो इसमें तो पहले हम ये देखेंगे, इसको अभी समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि ये पूरा फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर पे ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं पेडिकल। इसे आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा, अगर आप मेरे साथ नहीं बोलोगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाला। माना आप किसी बहुत सारे कमरे के बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन बोलो, लगेगा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो बोलो भी साथ साथ कि क्या है जो इसका नीचे वाला हिस्सा है फूल के, वो जिससे आप जैसे रोज़ देते हो आप किसी को तो ऐसे पकड़ देते हो, ऐसे ऊपर तो फूल पकड़ते नहीं हो, ऐसे तो पकड़ते हो रोज़ ऐसे। तो जो हम चीज़ पकड़ रहे हैं जो फ्लावर की, उसे क्या कहते हैं, पेडिकल। और जो यहाँ पर उसका रोज़ के बाद ऊपर जो उसकी डंडी के बाद ऊपर जो थोड़ा स्वॉलन पार्ट है, ठीक है, उसे कहते हैं रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस, ठीक है। और जो इसकी पत्तियां हैं, ये जो वैसी ही उसकी ये वाली पत्तियां अलग है, ये तो बहुत अलग है, वो तो कलरफुल पत्तियां, लेकिन ये उसी की सेम कलर की जो पत्तियां दिख रही हैं आपको छोटी छोटी सी, उन्हें क्या कहेंगे हम, सेपल। ओके और ये जो कलरफुल सी ये जो फ्लावर का सबसे बहुत कलरफुल सा पार्ट है जिसको आप रोज़ में बहुत यूज़ करते हैं कि शी लव्स मी नॉट उसके लिए यूज़ करते हो, उसे क्या कहते हैं, पेटल, ठीक है। तो उससे पता चलेगा नहीं कि वो आपसे प्यार करती है कि नहीं करती, लेकिन ये पता चल जाएगा कि पेटल है कहते हैं उसे, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, इसको पूरे को हम ओवरी कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, मेरी ड्राइंग, हाँ। तो ये तो है उसका ओवरी, ये है उसका स्टाइल, ये है स्टिग्मा, और इस पूरे को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पिस्टल। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये तो उसके पार्ट्स हो गए, अगर मैं पूरे की बात करूं, पिस्टल या फिर कार्पल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है पिस्टल या कार्पल। ओके तो ये उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ओके अब हम मेल की बात करें, ठीक है, मेल की भी बात कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसका एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, हाँ ऐसा ही सा होता है। तो ये नीचे वाला पार्ट जो है वो होगा फिलामेंट, और ये क्या होगा, एंथर। ओके और इस पूरे दोनों को मिला करके हम स्टेमन कहेंगे, ठीक है। इसमें मैन ही आ रहा है, स्टेमन में मैन आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूँ, स्टेमन में ही मैन आ रहा है मतलब मैन का है, ठीक है। अब हम इनके वो पढ़ेंगे, ग्रुप को क्या कहते हैं मैं, ओके
तो अगर मैं बहुत सारे सेपल्स को मिला दूं, सेपल्स क्या, वो छोटे छोटे पत्ते, ये इन पत्तों को मिला, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहेंगे, कैलिक्स। अगर आपको याद ना रह रहे हो कि कैलिक्स कहते हैं सेपल को, कैरोला कहते हैं सेपल को, तो कैसे याद करना है, देखो यहाँ की बात यहीं जानी चाहिए, इसके आगे नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे याद करना, अरे गलत जगह चला गया। तो ऐसे याद करना कि ये वर्ड एक साथ रखना है। तो इसके लिए सेपल्स को कैलेक्स कहते हैं। ओके, ये क्लास तक की बात जानी चाहिए, इसके बाद गई ना देख लेना, तुम पिटोगे फिर, तुम घर आके मारूंगी। ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या होते हैं, कैरोला। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स जो हमने, जिनके लिए हम रोज में वो कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कैरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स कैरोला। ग्रुप ऑफ स्टेमन, स्टेमन जो मैन का पूरा ग्रुप है उसे एंड्रोशियम, और फीमेल के पार्ट्स के सारे ग्रुप को गाइनोशियम। आपने सुना होगा गाइनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर हॉस्पिटल्स में होते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब कि जो फीमेल डॉक्टर होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आप गाइनोशियम से याद रख सकते हो, गाइनोकोलॉजिस्ट से, कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को कहते हैं। मतलब अगर मैंने एक से ज़्यादा कार्पल और पिस्टल लग दिया तो वो क्या कहेंगे, उसे हम गाइनोशियम। ओके, एक से ज़्यादा सैपल रख दिया तो उसे कैलेक्स कहेंगे। कैलेक्स कैसे याद करना है वो बता दिया, ठीक है, मुझसे बाद में पूछना। और अगर हाँ एक बात थी, जैसे फ्लोरल, तुम्हें समझ में आ रहा, कि फ्लोरल क्या होता है, मैं ये वर्ड मिस कर दिया। फ्लोरल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा फ्लावर का पूरा ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर, उसे फ्लोरल कहते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कैलेक्स एंड कैरोला। अब इसका कोई ज़्यादा यूज़ तो है नहीं तुम्हारे अपने पर्सनल लाइफ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैलेक्स, पेटल और सेपल का हम रिप्रोडक्टिव में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है फ्लावर के लिए। वो सिर्फ वो मक्खियों को रिझाने के लिए कि आओ हमारे पास और हमसे ये पोलन ग्रेन लेके जाओ दूसरे फूल तक, बस उतने काम के लिए है कैलेक्स और कैरोला। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। एसेसरी वर्ल्स, वर्ल्स मतलब मैंने बताया कि वर्ल्स, और स्टेराइल, स्टेराइल मतलब, सॉरी मैंने यहाँ पे फ्लोरल का मतलब बता दिया, रियली सॉरी, फ्लोरल का मतलब नहीं, वर्ल्स का मतलब होता है ये, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, वो फ्लोरल को मैंने वर्ल पढ़ लिया, ये वर्ल मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर। ओके, तो वर्ल्स मतलब, और ये स्टेराइल मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका। स्टेमन कार्पल ऑल्सो नोन एज असेंशियल फर्टाइल नेसेसरी वर्ल्स, मतलब ये फर्टाइलिटी में बहुत काम आ रहा है, ये इसका मेन रोल है इन रिप्रोडक्शन। और इसका कोई मेन रोल नहीं है, तो इसलिए हम इसे नॉन एसेंशियल पार्ट कह रहे हैं। ओके, आपको मे बी ये समझ में आ गया होगा, मुझे अपने विश्वास है। हाँ चलो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पूरा मेल के ऊपर पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम, मेन एंड्रोशियम। ओके, अब मैंने बताया था कि ऊपर का जो पार्ट है, मैंने ये मेल का बताया था कि ये अगर एंथर है तो इसको हम कह रहे हैं फिलामेंट, और इसको क्या कह रहे हैं, एंथर। ओके, तो एंथर जनरली इज बाइलोब्ड। अब हम, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाइलोब्ड क्या होता है क्या नहीं होता, कि ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है, दिख रहा है, दिख तो रहा है। तो ये मैंने कैसे बनाया है, मैं एक बार लास्ट पेज दिखाती हूँ। मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये स्टेमन पूरा एंथर, इस एंथर को मैंने कैसे काटा है, ट्रांसवर्सली। कैसे याद करना है, ट्रांसवर्सली क्या होता है, टी शेप में काटा है। टी शेप जानते हो टी कैसे बनता है, ऐसे करके, तो हमने टी शेप में बॉडी को काटा है, तो ट्रांसवर्सली काटा है। तो अब हमने इसको देखा, अब हमने ये ड्राइंग जो बनाई है ना, ये वैसे काट के ऐसे दिखाया है, जैसे ये, तो वैसे मैं नीचे पूरा पोलन ग्रेन जो है वो कंटिन्यू है ऐसे पूरा, लेकिन हमने बीच में से उसे काट दिया, तो हमें यहाँ पे इसके 4 स्पोरेंजियम दिख रहे हैं, और ये एक उसका पूरा लोब है, ये भी एक पूरा लोब है।
ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि एंथर इज बाइलोब्ड, ये पूरा मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना इसे हम एक लोब कह रहे हैं, और इसको पूरे के स्ट्रक्चर को हम, जैसे मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं तो ये पूरा एक लोब, और इसको हटा दूं तो ये पूरा एक लोब, इसलिए हम इसे कह रहे हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और इसमें ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक मिनट पीछे आते हैं हम थोड़ा, हमने इसमें देखो मैंने यहाँ से कट किया, ये पोलन सैक तब बनते हैं आफ्टर जब उसमें पोलन ग्रेन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अभी स्टार्टिंग में वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा एंथर तब वो बनेगा पोलन ग्रेन बनाना स्टार्ट कर देगा, तब उसे हम पोलन सैक कहेंगे, अदरवाइज इसे पोलन सैक नहीं कह सकते अभी तक, ठीक है। इसके बाद कुछ 3 लेयर्स होती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जनरली क्या है, एंथर इज बाइलोब, बाइलोब मैंने समझा दिया कि इसके इसका एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, और बायथीकस डायथीकस ईच लोब हैज 2 थीका। अब हम थीका समझते हैं। थीका मतलब कि जैसे मैंने बोला कि इस पूरे पार्ट्स को मैंने लोब में बांट दिया है, तो अब मैं बोलूं अगर मैंने इस पार्ट को मतलब इतने हिस्से को अगर मैं बोलूं तो इसे हम क्या कहेंगे, थीका। इसको भी क्या कहेंगे, थीका, मतलब इस लेयर को, इसको हम कह रहे हैं इस पार्ट को थीका। तो मतलब कि 2 लोब, मतलब एक लोब कंटेन 1 लोब कंटेन 2 थीका, 1 लोब कंटेन 2 थीका, 1 एंथर कंटेन 4 थीकास। तो इसलिए हमने क्या कहा, बाइथीकस, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसे ध्यान से याद करना। बाइथीकस डाइथीकस, बाय मतलब 2, डाई मतलब भी 2, 2 थीका या फिर 2 थीका, ईच लोब हैज 2 थीका, लोब के पास 2 थीका होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा था ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। तो कितने एक पूरे एंथर में कितने स्पोरेंजियम हुए, ऑब्वियसली 1 2 3 4, ये मैंने वो नहीं बनाया, इसे स्पोरेंजियम मत काउंट कर लेना, ये मैंने काउंटिंग लिखी थी, ठीक है। इसे रेज ही कर देती हूँ ना, तुम कंफ्यूज ही हो जाओ भैया। हाँ हो गए, हाँ, तो ये 4 स्पोरेंजियम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितने स्पोरेंजियम है, टेट्रा मतलब 4 स्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजियम हुए, ओके। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रेजेंट। अब ये हम पढ़ रहे हैं कि हमने ये मैच्योर एंथर हुआ या फिर इमैच्योर, तो ये अभी यंग एंथर है, ठीक है। अभी ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, यंग एंथर है, यंग बोल दो या फिर इमैच्योर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये यंग एंथर है, और अभी ये कनेक्टिव, तो सोच रहे हो कि कनेक्टिव, ये लेयर्स हम आगे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये कनेक्टिव कहाँ से बीच में आ रहा है, आपने देखा कि यहाँ से ये बीच में कनेक्ट है ना, ये फिलामेंट से, ये यहाँ से, तो अब मैं जब इसे कट कर रही हूँ तो यहाँ पे बीच में एक वो होगा ना कनेक्टिव का, तो वहीं से ये कनेक्टिव मतलब ये बीच में यहाँ से फिलामेंट से कनेक्ट था, ओके। और ये इसके लेयर्स हैं। अब इसके अंदर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनकी मदर सेल्स होती हैं, PMC, ठीक है, PMC बोलते हैं, पोलन मदर सेल्स, जो आगे चल के वो बनाएंगी पोलन ग्रेन्स, ओके। अब हम पहले पढ़ेंगे, हमने एंथर पढ़ लिया कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कितने लोब होते हैं, उसमें कितने थीका होते हैं, और वो तब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फिलामेंट। फिलामेंट क्या बताया मैंने, फिलामेंट मतलब उसके नीचे की ये डंडी बोल दो, स्टिक बोल दो, जो भी बोलना है तुम्हें बोल लो, इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर मतलब थिन, पतली सी एक स्ट्रक्चर होता है। ये प्रॉक्सिमल एंड जो है वो फिलामेंट का वो अटैच होता है टू पेटल और थैलेमस। अच्छा, अभी ये समझ लो प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। ऐसे मान लो कि ये फिलामेंट है, उसके ऊपर हमने एंथर लगा दिया, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड वो होता है जब प्रॉक्सिमल मतलब पास टू पूरे फ्लावर, मतलब उसके मेन ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे ज़्यादा पास है, मतलब फ्लावर के इधर फ्लावर होगा,
इधर फ्लावर होगा, इधर थैलेमस होगा, थैलेमस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, इधर थैलेमस होगा। तो इसके पास कौन सा है, ये वाला ज़्यादा पास है, ये ज़्यादा पास है? ऑब्वियसली ज़्यादा पास ये है, तो प्रॉक्सिमल से याद करो, पी से पास, तो प्रॉक्सिमल एंड ये होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये डिस्टल एंड होगा। डिस्टल से दूर से, डी से दूर, पास से किसके पास, किसके, उसके जहाँ से वो पूरी चीज़ ग्रो हो रही है उसके पास, ठीक है। अगर मैं हाथ के लिए बोलूँ अपने कि हाथ का प्रॉक्सिमल एंड, तो ये मेरी बॉडी यहीं से तो चीज़ हुई है ना आगे, तो ये इसका क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, प्रॉक्सिमल टू माई बॉडी, और ये क्या होगा, डिस्टल टू माई बॉडी, ठीक है। डिस्टल, ये डिस्टल पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। तो वैसे ही हम इसको प्रॉक्सिमल और डिस्टल में बोलते हैं, मतलब पास मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन के पास में, और डिस्टल जो मेन ऑर्गेनाइजेशन के दूर है। अब हमने जान लिया कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। अब हम देखेंगे लाइन क्या लिखी थी, सॉरी, देखो मतलब क्या बोला मैंने, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से। पेटल जानते हो, पेटल क्या होता है, पेटल, ये देखो, अगर हो सकता है कि वो इससे भी जुड़ा हो सकता है पेटल से, या हो सकता है वो थैलेमस, थैलेमस क्या बोल रहे थे हम, रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस, या फिर रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है, या फिर पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। क्या, कौन सा एंड, प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड बिल्कुल फ्री है, ओके। पेटल से भी जुड़ा हो सकता है या फिर थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है, ओके। लेंथ कैन बी वेरिएबल, हमारी जो फिलामेंट की जो लेंथ है वो वेरिएबल, मतलब छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो फ्लावर पर डिपेंड करता है, ओके। ये उसका स्ट्रक्चर है, इसको हम एंथर बोल रहे हैं, ये फिलामेंट है, दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम, ओके। ये पोलन सेक इसलिए बोल रहे हैं, तब तक इसमें पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, तब इसे पोलन सेक कहेंगे, वरना तब तक हम उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर देखो, अगर जो पोलन ग्रेन्स, अब इसके अंदर एक बंद स्ट्रक्चर है, पूरा बंद स्ट्रक्चर है, इसमें से कहाँ से निकलेंगे पोलन ग्रेन्स, ऑब्वियसली कहीं से टूटेगी चीज़ तभी तो निकलेंगी। तो जहाँ से, जिस जगह से ये पोलन ग्रेन्स निकलने का रास्ता बना रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। जहाँ से पोलन ग्रेन निकलने का रास्ता बना रहे हैं उसे हम लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहेंगे, और वो मतलब एक तोड़ के निकलना वहाँ से, उस जगह को हम कहेंगे, ओके। अब ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, ये मैं चाहूँगी कि आप लोग करके आना, हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं बता दूंगी, पर इसमें समझाई तो करना क्या है। एक एग्जांपल, एक एंथर कंटेन करता है कितने लोब, मतलब कि हमने जो पूरा एंथर बनाया था ना, ये तो वैसे एंथर ही बोलूंगी, एक पूरा एंथर कितने लोब कंटेन करता है, तो मेरा आंसर तो इसमें आना चाहिए 2। वैसे ही आपको इसमें लिख के लेके आना है कि आप नेक्स्ट क्लास तक लिख लेना, जब इसका पार्ट 2 आएगा तो मैं इसका आंसर सारे करवाऊंगी, लेकिन तब तक का आपका होमवर्क है ये, ठीक है। ये सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, एक एंथर में कितने, एक लोब में बात कर रही हूँ, मतलब इसको काट के इसको पूरा एक लोब कहेंगे, इसको एक लोब कहेंगे, तो इस लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे यहाँ पे लिखना है। एक पूरे एंथर की बात कर रही हूँ, मतलब इस पूरे एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक लोब में कितने थीका होंगे, एक लोब मतलब इस पूरे लोब में कितने थीका होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है, और एक एंथर में कितने थीका होंगे, ये, तो वो आपको लिखना है, ओके। ये आपका होमवर्क है, ओके। माइक्रोस्पोरेंजियम, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी, जहाँ पे वर्ड आ जाए माइक्रो, मतलब हम यहाँ पे ना मेल के उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अब जो जैसे हम मान लें कि स्पर्म बहुत छोटे होते हैं, ओवम एग बहुत बड़ा होता है, तो हम जब भी मेल के किसी भी उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें माइक्रो की बात करेंगे,
गैमीट्स की, हमें वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, गैमीट्स की। अगर मेल गैमीट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे माइक्रो की बात करेंगे, माइक्रो बोलेंगे। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो मेगा बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम, ये सब कुछ। तो अभी हम माइक्रो माइक्रो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मेल की गैमीट्स की बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम सब कुछ रिलेटेड मेल से है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अ माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने पढ़ा कि इसे तो हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, इसे तो हमने बोल दिया। अब ऐसा तो है ना कहीं से बस बन के निकल गए पोलन ग्रेन्स, पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पोरोजिनस अब इस वर्ड को तोड़ के समझते हैं कि ये वर्ड बोलना क्या चाहता है हमसे। स्पोर्स, जिनस मतलब फॉर्मेशन, मतलब स्पोर का बनाना, मतलब पोलन ग्रेन्स का बनाना। तो ये वो टिश्यूज हैं, जब बहुत से सेल मिलती है तो क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं। तो ये वो टिश्यू है जो कि क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन्स बनाएंगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। तो उनको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। मतलब ये इन बिटवीन यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या फिल है, स्पोरोजिनस टिश्यू फिल्ड है, ठीक है। मतलब कंसिस्ट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन सेंटर विच इज सराउंडेड बाय द एंथर वॉल। अब यहाँ पे एंथर वॉल क्या बोल रहे हैं, एंथर वॉल मतलब एंथर के पूरे उसके स्ट्रक्चर को हम एंथर कह रहे हैं। ये पूरा एंथर है हमारा, इसके एंथर पे प्रोटेक्शन तो चाहिए भाई, प्लांट चलते नहीं है, है ना, हम ह्यूमन से चलते हैं, हमें इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं ना, मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। लेकिन प्लांट्स को थोड़ा आता है मार्शल आर्ट या फिर कोई भी चीज़, तो उनको प्रोटेक्शन किससे मिलेगी, इन वॉल से मिलेगी, ठीक है। तो इनके पास कितने वॉल्स होते हैं, कुछ मिला के 4 वॉल्स होते हैं। तो बाहर वाला वॉल का नाम क्या है, एपिडर्मिस, सेकेंड वॉल का एंडोथीशियम, फिर तीसरे वॉल का ये तीसरा वॉल मिडल लेयर, मिडल लेयर की 3 से 4 लेयर, मिडल लेयर जो होती है ना खुद 3 से 4 लेयर मिलके बनी होती है, ओके। और फिर आता है टेप्टम, तो 4 लेयर्स हैं इसमें। तो मैं क्या बता रही थी यहाँ पे, अगर मैं इसको इसी को ही समझाने की कोशिश करूँ, इसी पे समझाऊं, तो देखो सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी हमारी, ऐसे 2-3 लाइन बनाए थे, सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर उसके अंदर कौन सी लेयर होगी, एंडोथीशियम, एपी मतलब ऊपर, एंडो मतलब थोड़ा अंदर। फिर आएगी मिडल लेयर, और मिडल लेयर खुद कितनी लेयर होती है, 3 से 4 लेयर से मिलके बनी होती है, मतलब 3 से 4 लेयर होगी। उसके बाद अंदर जाके यहाँ पे बनेंगी ऐसे करके, है ना, ऐसे फ्लावर सा नहीं, फ्लावर सा तो नहीं, ये बनाएंगी टेप्टम। टेप्टम देखो ये सारी लेयर जो है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, जो पहली 3 लेयर्स है ना वो क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ एंथर के डिहाइसेंस में काम कर रही है। डिहाइसेंस मतलब जहाँ से रास्ता बना के वो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, वो डिहाइसेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर क्या काम कर रही है, डिहाइसेंस का काम कर रही है, और दूसरा प्रोटेक्शन का काम कर रही है। और टेप्टम क्या कर रही है, टेप्टम बच गई। टेप्टम क्या है कि पोलन ग्रेन्स को खाना भी तो चाहिए होगा, है ना, उन्हें खाना भी चाहिए, तो उनको खाना नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रही है टेप्टम, ओके। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एंथर की वॉल्स पढ़ ली, कितनी वॉल्स होती हैं, ठीक है, उसमें 3 लेयर क्या करती है हमारी, उसकी प्रोटेक्शन में काम करती है, प्रोटेक्शन में डिहाइसेंस में काम करती है, और एक लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन्स को। बढ़ने के लिए खाना भी तो चाहिए ना। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब 2n स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
2n स्ट्रक्चर होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। और जो ईच सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग मियोसिस, मतलब हर सेल के पास एक कैपेबिलिटी है, उतनी कैपेसिटी है कि वो मियोसिस करके पोलन ग्रेन्स बना सके। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, अगर आपको नहीं पता इसे क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब कि अगर पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है, तो जो बच्चे बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगी, वो कैसी बनेंगी, n और n की, तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। वही माइटोसिस में अगर वो 2n है तो वहाँ पे भी बच्चे भी 2n बनेंगे, यहाँ पे बच्चा 2n बनेगा। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है कि उनका हाफ हो जा रहा है, ओके। ऑल्सो नोन एज, अब इसके अंदर जो सेल्स हैं, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेल्स से मिलके बहुत सारे सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल्स को मिलाकर हम टिश्यू बोलते हैं, तो इसलिए हम इसे स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे थे। अब इनके अंदर सेल्स से तो होंगे, तो सेल्स जो होंगे उनका क्या कहेंगे, पीएमसी, मैंने बताया था पोलन की मदर सेल्स, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर बताया ना कि माइक्रो मतलब छोटी, छोटा मतलब हम यहाँ पे मेल गैमीट्स की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो छोटे स्पोर की मदर सेल मतलब पोलन ग्रेन की मदर सेल। तो इन दोनों को कुछ भी कह सकते हैं, पीएमसी या एमएमसी, ठीक है। इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनकी बात कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत से सेल्स मिला के टिश्यू बनती है, ओके, तो उसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। ये हमारे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मैच्योर एंथर। ये जो है ना अभी मैच्योर एंथर है, और एनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग बॉल लेयर्स अ डिहाइसेंट। देखो ये मैच्योर एंथर है, और ये क्या है, यहाँ से डिहाइसेंस हो चुकी है, ठीक है। मतलब डिहाइसेंस मतलब रास्ता बन चुका है पोलन ग्रेन्स का निकलने का। ये लेयर्स है, मैं एक लेयर्स भी समझाती हूँ। पहले सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, फिर टेप्टम, देखो, ठीक है। और ये इसके अंदर कौन सी सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और इन्हें मिलाकर क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। वैसे यहाँ पे मैच्योर एंथर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि यंग एंथर, ठीक है। मैं ये चीज़, ये एनसीईआरटी का एक कटआउट है, लेकिन यहाँ पे यंग एंथर आना चाहिए, बिकॉज इसमें अभी स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, इससे भी पोलन ग्रेन्स नहीं बने हैं, तो इसे यंग एंथर ही बोलना चाहिए इसे, लेकिन एनसीईआरटी है, कुछ भी कर सकती है वो, ओके। एंथर वॉल में समझा चुकी हूँ। एंथर वॉल क्या होती है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर, कितनी लेयर है उसकी, सिंगल लेयर है, मतलब एक ही लेयर है उस पर। एंडोथीशियम सिंगल लेयर है, मिडल लेयर 1 से 3 लेयर्ड होती है, और ये तीनों क्या काम कर रही हैं, प्रोटेक्शन का। एंथर डिहाइसेंस मतलब यहाँ से अगर मैं तोड़ दूँ और यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे एंथर और डिहाइसेंस कहते हैं। टेप्टम क्या है, टेप्टम इस 4th एंथर वॉल, जो कि इनरमोस्ट लेयर है, लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म पता होगा आपको वैसे तो, लेकिन बता दूँ तब भी, लार्ज जो सेल होता है, सेल के अंदर जो पार्ट है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो बहुत डेंस, बहुत चीज़ें उसमें भरी हैं, डेंस हो चुका है, लार्ज और डेंस, बिकॉज खाना देना है उन्हें, ठीक है। इनका काम क्या है, खाना देना। अब खाना देने के लिए खाना रखना भी तो पड़ेगा बहुत सारा, तभी तो खाना दे पाओगे उन पोलन ग्रेन्स को। तो बहुत डेंस हो चुकी हैं, बहुत भर चुकी हैं। मल्टी न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, मल्टी मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है उनमें। और प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जो डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट मतलब खाना, ठीक है, माँ की तरह, ओके। ये स्पोरोजिनस सेल्स भी कह सकते हैं, या फिर आप वो भी कह रहे थे ना कि ये इसके अंदर पीएमसी या फिर एमएमसी सेल जो कह रहे थे। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये कनेक्टिव क्या बताया था मैंने कि जो जहाँ से फिलामेंट कनेक्ट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव, और उसे वस्कुलर स्ट्रैंड भी कह रहे हैं। टेप्टम जो खाना दे रहा है, मिडल लेयर और 3 से 4 लेयर मिलके स्टोमियम मतलब होता है एंथर ऑफ डिहाइसेंस, और स्टोमियम सेम चीज़ है, ओके। ओके, अनदर क्वेश्चन,
ये एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड मैच्योर एंथर। यंग एंथर बताया जिसमें अभी तक पोलन ग्रेन्स नहीं बने हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग की फेज है, उसके अंदर भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, पीएमसी एमएमसी जो सेल्स है वो प्रेजेंट है, उसके अंदर भी पोलन ग्रेन बन के तैयार नहीं हुए। अगर पोलन ग्रेन बन के तैयार हो चुके हैं तो उसे हम मैच्योर एंथर कहेंगे, अगर नहीं बने हैं अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, पीएमसी ही है, पोलन मदर सेल्स ही हैं, तो क्या कहेंगे उन्हें, यंग एंथर कहेंगे। तो ये डिफरेंस आपके पेपर में आ सकता है, दैट्स वाई मैंने एज अ क्वेश्चन दिया है कि यंग एंथर में क्या क्या डिफरेंसेस, मतलब यंग एंथर और मैच्योर एंथर में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। यंग एंथर की 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, हमने क्या पढ़ा, 4 लेयर्स पढ़ी अभी तक कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम, ओके, एंड माइक्रोस्पोरेंजियस आर प्रेजेंट। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम बताया ना मैंने कि एंथर है, अरे बहुत गंदा ड्राइंग बना लिया मैंने, कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है इनमें, और इनमें क्या प्रेजेंट होगी, पोलन सैक। अगर इसके अंदर पोलन ग्रेन बन चुके हैं, अगर इसे तब तक मैं अगर पोलन ग्रेन बन चुके हैं तो हम इसे पोलन सैक कहेंगे, ठीक है। और अगर इसमें पोलन ग्रेन नहीं बने जैसे मान लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। तो इसमें क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम्स आर प्रेजेंट और इसमें पोलन सैक्स आर प्रेजेंट, ओके। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू या फिर एमएमसी, पीएमसी ये सब प्रेजेंट है, और इसमें पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, इसमें पोलन ग्रेन्स ही प्रेजेंट हो गए हैं, इनमें उनकी मम्मी नहीं है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं है, पीएमसी प्रेजेंट नहीं है, इसमें क्या प्रेजेंट है, डायरेक्टली पोलन ग्रेन्स ही मतलब डायरेक्टली नहीं, मतलब पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको मैच्योर एंथर कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, ओनली 2 लेयर्स आर लेफ्ट, इसमें जो अंदर की 2 लेयर्स हैं, मिडल लेयर और टेप्टम इसलिए खत्म हो गई बिकॉज क्या था कि हमने उसमें खाना दिया, सारा खाना दे चुकी है वो, तो वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो टेप्टम चली गई। अब मिडल लेयर भी जा चुकी है बिकॉज हमने डिहाइसेंस करना है, डिहाइसेंस मतलब वो तोड़ के जाना है उन्हें बाहर पोलन ग्रेन्स को, तो इसलिए वो धीरे लेयर्स को ख़त्म कर रही है। तो अब सिर्फ 2 लेयर्स बची हुई रहती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, और जो मिडल लेयर और टेप्टम है वो मैच्योर एंथर में प्रेजेंट नहीं होती है, ओके। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस मतलब कि उनका बनने का प्रोसेस, कैसे बन रही हैं वो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, छोटे स्पोर, माइक्रो मतलब छोटे, और छोटे किस में होते हैं, पोलन ग्रेन्स, मेल गैमीट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे। जो प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल पीएमसी, जिसे हम कब से पढ़ रहे हैं, पीएमसी एमएमसी, पोलन मदर सेल के थ्रू मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। अगर मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 2n है तो बच्चे का क्रोमोसोम कितना होगा, n, मतलब वो कम हो जाएगा, बट जाएगा, दोनों बच्चों में n बढ़ जाएगा। तो मियोसिस होके हम पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ईच माइक्रोस्पोर, अब इसमें माइक्रोस्पोर कुछ बनती है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम पीएमसी या वो सब कह रहे हैं, हमने क्या बताया था कि जो ये है ये 2n है, तभी तो मियोसिस होगा इसके अंदर, है ना। अगर n होगा तो मियोसिस पॉसिबल लगता है कि मियोसिस हो पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी n है, और आधा क्या करेंगे उसमें। तो अगर हमें मियोसिस करना है, अगर हमें बनाना है गैमीट्स, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी इसमें 2n है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर इनमें क्या होगा, मियोसिस मतलब एक ही मियोसिस होता है, लेकिन मियोसिस के पार्ट्स बढ़ जाते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। एक ही मियोसिस है लेकिन उनके 2 पार्ट्स हिस्सों में मियोसिस होता है, आधा मियोसिस इस टाइम, आधा मियोसिस अगली बार, तो अगली बार थोड़ी देर बाद, तो उसके बीच में थोड़ा फेज आता है। तो मतलब ये समझ लो कि एक ही मियोसिस है, मियोसिस 2 बार नहीं हो रहा, पर एक ही पूरा मियोसिस है। इसने क्या किया, इसमें एक मियोसिस हुआ, 2 सेल्स में बटी, फिर ये अब n ही हो गई, फिर ये दूसरी मियोसिस हुआ, 4 सेल में बट गई, ओके। माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब 4 स्ट्रक्चर्स है इसमें, ओके। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि अब मैं ये बन गए मियोसिस होना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, इसे हम माइक्रोस्पोर कह रहे हैं ना, इस लाइन के लिए मैंने लिखा है कि ईच माइक्रोस्पोर
हैव दिस एबिलिटी कि अब इसके अंदर माइटोसिस होगा, बिकॉज ऑलरेडी ये कितना क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर, n है, तो n से और छोटा तो कर नहीं सकते, तो वैसे म्यूसिस तो हो नहीं सकता, तो म्यूसिस नहीं होकर के माइटोसिस होगा, और वो माइटोसिस से अब ये एक पोलन ग्रेन बनाएगा, ये एक पोलन ग्रेन बनाएगा, ये एक पोलन ग्रेन बनाएगा, और ये एक, मतलब 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड बने हैं ना, तो टेट्राइड मतलब 4 होता है, तो उनका अलग अलग पोलन ग्रेन बनेंगे। ईच माइक्रोस्पोर गिव पोलन ग्रेन्स थ्रू माइटोसिस। अब ये माइटोसिस करेंगे एंड पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इससे पहले क्या किया, एक माइक्रोस्पोर जो है वो आया, ये माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूल्स बने, ठीक है, वैक्यूल्स मतलब खाली सा एक स्पेस, वैक्यूल्स बने, और ये साइटोप्लाज्म, ये उसका न्यूक्लियस हुआ, एनलार्ज हुआ, एंड द न्यूक्लियस और एनलार्ज्ड माइक्रोस्पोर, मतलब चारों सर एक साथ सारे वो नहीं होंगे ना, माइटोसिस नहीं होगा, एक एक करके आएंगे और एनलार्ज होंगे और फिर वो माइटोसिस होगा। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैक्यूल है थोड़ा बड़ा होगा, और इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस को 2 हिस्सों में बांटने को, क्रोमोसोम नंबर को 2 हिस्सों में बांटने में हेल्प करते हैं। अब ये एसिमेट्रिक क्यों हो रहे हैं, बिकॉज एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्री मतलब बराबर हिस्सों में नहीं बांट रहे इसको, एसिमेट्रिक कर रहे हैं, मतलब अलग थोड़ा, एक को कम एक को थोड़ा ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसमें 2 सेल्स बनेंगी, एक पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल, ये थोड़ी बड़ी होती है वेजिटेटिव सेल, सॉरी, ये पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल, या फिर मान लो कि वैसे क्या एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है कि वेजिटेटिव सेल के अंदर हमारी जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, वो फ्लोट कर रही होता है, मतलब इतनी बड़ी वेजिटेटिव सेल हो जाती है कि वो जनरेटिव सेल उसके अंदर फ्लोट कर रही होती है, लेकिन हम मान लेते हैं समझाने के लिए कि ये वेजिटेटिव सेल है और 2 सेल्स, इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा है, इसका साइज थोड़ा छोटा सा है, तो इनके बीच में एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ है। तो ऐसे मतलब स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, वो एसिमेट्रिकल डिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे एसिमेट्रिकल वो उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाए हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वेजिटेटिव सेल दिखाई है, ये पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर क्या क्या है, छोटी सी जनरेटिव सेल है, ठीक है, ओके। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस किया है, यहाँ पे मियोसिस चल रहा था, यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। अब इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है कि वेजिटेटिव सेल के बीच में डिफरेंस बताओ और जनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंस बताओ। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज साइज्ड सेल होती है, लार्ज साइज मतलब थोड़ी बड़ी, मैंने बताया ना बहुत बड़ी होती है, कि उसमें जनरेटिव सेल जो होता है वो फ्लोट कर रही होती है। फ्लोट मतलब कि जैसे ये पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर जनरेटिव सेल ऐसे फ्लोट कर रही है, ऐसे, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव सेल कैसी है, बहुत लार्ज साइज की सेल होती है, इर्रेगुलर शेप की न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है बहुत इर्रेगुलर, मतलब बिल्कुल ऐसे, जब हम पढ़ा ना अमीबा का शेप बिल्कुल इर्रेगुलर होता है, अमीबा का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं, बस शेप के लिए बताया आपको। इर्रेगुलर मतलब बिल्कुल भी कोई शेप, प्रॉपर शेप नहीं होता, इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर वैक्यूल होती है, बिकॉज इसे खाना देना है पोलन ग्रेन को। अब टेप्टम तो खत्म हो गई वहाँ पे, पोलन ग्रेन जब निकलेगी बाहर एंथर ऑफ डिहाइसेंस, तो खाना कौन देगा, ये वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, खाना प्रेजेंट होता है, तभी वैक्यूल बड़ी बड़ी होती है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत थोड़ी थोड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है हर सेल के अंदर, क्योंकि वहाँ से बाहर से खाना मिल सकता है उनको। और प्लांट्स के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, हमें पता नहीं कि अगले टाइम पे क्या धूप होगी कि नहीं होगी, चीज़ें मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, तो वो खाना स्टोर करते हैं। तो वैक्यूल्स में क्या है, पोलन ग्रेन में क्या है कि खाना बांध के चलते हैं, कि ऐसे गाँव जाना तो खाना बांध लेंगे और डब्बा लेके निकल जाएंगे, वैसा वाला। तो खाना वैक्यूल के अंदर क्या है, खाना रखते हैं, और ये क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व करने में हेल्प करता है। जनरेटिव सेल क्या करता है, ये स्मॉल साइज्ड होती है, फ्लोट करती है इन अ साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करती है, बता चुकी हूँ मैं। स्पिंडल शेप सेल होती है, स्पिंडल मतलब क्या होता है कि ऐसे, ठीक है, आपने मसल्स वाले में पढ़ा होगा, स्मूथ सेल्स की जो शेप होता है वो टेपरिंग एंड्स, स्पिंडल शेप एंड्स, वैसे ही इसका शेप होता है, इसके शेप्ड सेल्स होती हैं। इट डजंट हैव वैक्यूल, इसके अंदर वैक्यूल नहीं है, बिकॉज इसका काम खाना देना नहीं है, इसका काम खाना देना है, वो खाना दे रहा है, इसका काम खाना देना नहीं है। ओके नहीं खाना,
और फंक्शन क्या है इसका, इन रिप्रोडक्शन में, इसका काम क्या है, रिप्रोडक्शन में काम है इसका। ओके अब इसका एक टॉपिक पोलन ग्रेन। अब तक हम क्या कर रहे थे, पीएमसी पूरी कोशिश कर रही थी कि पोलन ग्रेन बना ले, ठीक है, तो पोलन ग्रेन अब बन चुका है, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या है, ये एक मेल गैमिटोफाइट है। गैमिटोफाइट मतलब गैमीट रिलीजिंग बॉडी। गैमीट रिलीजिंग बॉडी मतलब जो जनरेटिव सेल है ना, इसके अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो ये जनरेटिव सेल ये मेल गैमीट है। इधर जो पीछे जगह नहीं है, तो पोलन ग्रेन क्या है, गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट मतलब गैमीट रिलीजिंग बॉडी। गैमीट रिलीजिंग बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसके अंदर से गैमीट निकलेंगे। देखो जब प्लांट के पास जब जाएगा, हमने देखा कि पोलन ग्रेन पूरा जाएगा प्लांट के पास। ये हमने कार्पल पढ़ा था, बहुत ही गंदी ड्राइंग बनाई है बिल्कुल। हमने क्या बोला, अरे सॉरी, हमने क्या बोला कि अरे यार क्या हो रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लेंगे। क्या हुआ कि पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, ठीक है, दूर से उड़ता हुआ पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे चिपकेगा और इसकी जो पूरी बाहर की बॉडी है वो बाहर ही रह जाएगी। इसके तो 2 गैमीट्स बोले मैंने यहाँ पे, जनरेटिव सेल बताया था। जनरेटिव सेल क्या करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। वो सेल्स अंदर जाएंगी, सिर्फ पोलन ग्रेन की बॉडी पूरी अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ जनरेटिव मेल गैमीट अंदर जाएगा। तो इसके अंदर ये, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं मेल गैमीटोफाइट विच प्रोड्यूस गैमीट्स। जो गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है और इनका 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और पोलन वॉल्स आर 2 पोलन की, पोलन की भी वॉल्स होंगी, जैसे आंसर की हमने वॉल्स पढ़ी थी वैसे पोलन ग्रेन की वॉल्स होती हैं। एक्साइन मतलब एक्स मतलब बाहर, ठीक है, एक्स मतलब बाहर, इंटाइन मतलब इन मतलब अंदर। तो बाहर वाली वॉल को एक्साइन कह रहे हैं, इंटाइन वाली वॉल को अंदर वाली वॉल कह रहे हैं, ठीक है। ये एक्साइन वाली लेयर है कि कांटे से ये दिख रही है आपको, ये एक्साइन वाली लेयर है, ये इंटाइन वाली। जर्म पोर क्या होता है, जर्म पोर जहाँ पे एक्साइन जो लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती है। दो एक्साइन लेयर, मतलब 2 एक्साइन लेयर, इधर से भी एक्साइन लेयर है, इधर से भी एक्साइन लेयर है, उनके बीच में जो गैप होगा ना उसे हम जर्म पोर कहते हैं। ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव का न्यूक्लियस, कोई कैसा शेप है इसका, स्पिंडल शेप है इसका, और इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ओके अब हम पढ़ेंगे एक्साइन मतलब बाहर वाली लेयर, इंटाइन लेयर की बीच में डिफरेंस, ये भी आ सकता है अब आपके बोर्ड्स में। ये आउटर लेयर है फॉर्म बाय द स्पोरोपोलिन। ये किससे बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं लिटरली, कि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। स्पोरोपोलिन से बना होता है आउटर लेयर। डिसकॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन, डिसकॉन्टिन्यूस मतलब मैंने बताया ना जर्म पोर, जर्म पोर मतलब 2 ऐसे, ये एक इधर से पूरा सर्कल बनता हुआ आ रहा है एक्साइन का, और जहाँ पे बीच में गैप बच रहा है ना उसे जर्म पोर कह रहे हैं। तो वैसे डिसकॉन्टिन्यूस हो गई ये लेयर, बिकॉज हर जगह प्रेजेंट नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब हर जगह प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है, कहीं कहीं रह रही है। और ये रेजिस्टेंट होती है टू एसिड, एल्कलाई, टेम्परेचर, किसी भी एंजाइम। मतलब कि अगर मैं जो हमारे पोलन ग्रेन है मैं उसे एसिड में डाल दूँ, किसी बहुत ज़्यादा उबलते पानी में डाल दूँ, बहुत कम टेम्परेचर बर्फ़ में डाल दूँ, लेकिन वो तभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। रेजिस्टेंट होता है किससे, एसिड से, एल्कली से, बेसिक कोई भी चीज़, टेम्परेचर से, किसी भी एंजाइम से, मतलब वो ख़राब नहीं हो सकता। रेजिस्टेंट मतलब उससे वो बच जाएगा, नहीं ख़राब नहीं होगा। एब्सेंट एट जर्म पोर, ये जर्म पोर पे एब्सेंट होता है। जर्म पोर मतलब 2 एक्साइन लेयर के बीच के गैप को, तो जर्म पोर के वहाँ पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है। इंटाइन इनर वॉल कहते हैं, फॉर्म्ड बाय द पेक्टिन और सेलुलोज। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज। ये कॉन्टिन्यूस होता है और नो जर्म पोर इज प्रेजेंट। ओके अब विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज फॉसल्स एंड वाई। हमारा कौन सा पार्ट जो प्लांट का वो फॉसल्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन एज इट इज एक्साइन, बिकॉज हम कह रहे हैं पोलन ग्रेन को हम यूज़ करते हैं बिकॉज जो उसकी एक्साइन लेयर है ना, वो मैंने बताया ना कि वो उसे मैं एसिड में डाल दूँ, एल्कलाई में डाल दूँ, किसी भी टेम्परेचर में डाल दूँ, वो ख़राब नहीं होगा। तो पुराने जितने भी पुराने ज़माने में फॉसल्स क्या होते हैं, जो हम हाथी कह रहा हूँ, क्या कहते हैं,
डायनासोर्स के फॉसिल्स देखते हैं ना, जो पत्थरों के बीच में रह जाते हैं, उनकी हड्डियों की ढांचा, तो वैसे ही हम फॉसिल्स में हम पोलन ग्रेन को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो ख़राब नहीं होते किसी भी वर्स से वर्स कंडीशन में. दैट्स वाई, बिकॉज रेजिस्टेंट किससे होते हैं, वाटर से, एयर से, बैक्टीरिया से, किसी हर चीज़ से रेजिस्टेंट है, किसी चीज़ से ख़राब नहीं हो सकते. ठीक है, अब ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा पार्ट, इसे मैं थोड़ा सा और डीपली समझाऊंगी. ओके, अभी थोड़ा रह गया. ओके, तो दैट्स इट. थैंक यू गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा. दैट्स इट. मैं थोड़ा टाइम हो गया ना, तो मैंने लास्ट वाला पोर्शन छोड़ दिया.